हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग देखेंगे 2024 में जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 12वीं कक्षा में इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। हालांकि मैंने छोटे छोटे वीडियो में कुछ प्रश्नों को बताने का लिखकर प्रयास किया है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, इन 100 प्रश्नों को करने में हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग इसको धैर्य के साथ जरूर एक बार, आप लोग चाहिएगा तो स्पीड बढ़ाकर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक ही वीडियो में अवेलेबल करा पाऊँ। तो चलिए आगे देखते हैं कि 2024 में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया। तो देखिए, सबसे पहले कौटिल्य जो नाम है, इसका अतिरिक्त हम इन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण किया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके नंद वंश का अंत करवाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और जो ये अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरण में बटा हुआ है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। और ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। भले इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध राजनीति से है, न कि मतलब अर्थ से, आर्थिक स्थिति से, उससे इसका संबंध उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि राजनीति से है। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें 13 बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। टोटल 108 उपनिषदों की संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ये जो मुद्रा राक्षस है ये है विशाखदत्त की, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कई बार पुस्तक और उनकी रचनाकार से संबंधित भी बहुत सारा प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इसका एक बार जरूर लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन सा पुस्तक, कौन सा रचना किसने किया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, फिर यहाँ लेखक पूछ दिया। कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, जो कि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट है वही। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हम जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ कौन है, अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ कौन है, भगवती सूत्र। तो इससे भी हमें क्या 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इसी महाजनपद में 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता है मगध महाजनपद, जिसमें हम लोग आगे चलकर बहुत सारे वंश पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पुराना तो वैसे बृहद्रथ वंश माना जाता है, लेकिन जहाँ से स्रोत हमें मिले हैं वो हमें हर्यक वंश से ही प्राप्त ज़्यादातर होते हैं। तो उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, ऐसे करके इस मगध साम्राज्य में बहुत सारे वंश शासन करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे है। तो देखिए जो ये कोसल महाजनपद है ये है एक तरह से सरयू नदी के किनारे, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे, तो सरयू नदी के किनारे, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे के प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है। तो जो इंद्रप्रस्थ है ये कुरु की राजधानी है। जो कुरु महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ, इंद्रप्रस्थ। और इसको इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे के प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। कब किया था, तो 321 ईसा पूर्व में किया था। 321 ईसा पूर्व में किया था, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो देखिए ऑप्शन केवल यही दिया है, लेकिन अशोक के भाषा और जैसे अरमाई, खरोष्टी, ये सारे भाषाओं में भी, लिपियों में भी हमें मिले हैं। तो सिर्फ यहाँ एक ही दिया है, इतने सारे में हमें एक ही लगाना है। तो ज़्यादातर अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे के प्रश्न में कह रहा है कि भारत में पहली रेल लाइन किन स्टेशनों के मध्य चली। तो भारत में पहली रेल लाइन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चली थी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
आगे के प्रश्न में कह रहा है कि पुतली बाई किसकी माता थी। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि पुतली माता महात्मा गांधी की ये माता थी और इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो इन सब का नाम आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि अगले बार इनके पुत्रों से भी संबंधित प्रश्न पूछ दे। और गांधी जी के 5वें पुत्र को जमुनालाल बजाज इनके 5वें पुत्र को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो हम लोग जानते हैं जो ये सत्यार्थ प्रकाश है ये है दयानंद सरस्वती की। और देखिए यही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1875 में। कब किया था इन्होंने? 1875 में। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। और इनकी जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसमें ही उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक बार आप लोग स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार और अंतरिम जो सरकार बनी थी इन दोनों को जरूर देखकर जाइएगा कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद कौन सा मंत्रिमंडल किसके हाथों में रहा। और जब भारत अभी आजाद हो गया था लेकिन संविधान अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था बनकर, उस समय भी अंतरिम सरकार बना था। तो इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कह रहा है कि शिमला समझौता कब हुआ। तो यहाँ ऑप्शन दिया 1927, 1930, 1937, 1945। तो ये शिमला समझौता 1945 वाला हुआ था। देखिए एक शिमला सम्मेलन उस समय होता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1972 में होता है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। लेकिन ये जो शिमला समझौता हुआ था ये 1945 में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है। तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है 1911 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा। तो देखिए हमारे संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो ये हमें ध्यान रखने। देखिए लगभग संविधान को बनाने में 3 वर्ष लग ही गया क्योंकि 2 वर्ष और 11 महीना और कुछ दिन लग गया। मान के चलिए 3 वर्ष समय लग गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। तो अकबर ने धार्मिक यात्रा कर उसने समाप्त किया था 1563 में। देखिए इनका जजिया कर भी पूछता है। 1562 में दास प्रथा, 1563 में ये जो धार्मिक कर लगता था उसको भी समाप्त उन्होंने किया था। चलिए हम आगे के प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो हम लोग जानते हैं जो किताब उल हिंद है वो है अल बुनून की रचना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ जो इब्न बतूता दिया है ये मोरक्को का यात्री था और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। और अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? तहकीक हिंद। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम। और ये सासाराम कहाँ है? तो बिहार में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था। तो वो था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। इसने ही क्या किया था? एक तरह से लोदी वंश की स्थापना किया था और इसने बहलोली सिक्का भी चलाया था। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए कह रहा है कि पुराना किला कहाँ है। तो पुराना किला है वो है दिल्ली में। तो ये भी हमें ध्यान
रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में कौन है, आलमगीरपुर। और देखिए जैसे ये सिंधु सभ्यता में चौहदी पूछता है तो उसमें हमें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के स्थलों को और उनसे संबंधित नदियों को जरूर देखकर आप लोग जाइएगा। जैसे यहाँ पूछ दिया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी जो क्षेत्र पड़ता है वो आलमगीरपुर में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग की सभ्यता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो हम सब लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसे ही बंदरगाह का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है लोथल। यहाँ से व्यापक तौर पे व्यापार होता था, क्योंकि हमें बहुत सारे यहाँ से मुद्राएं मिली हैं उन जगहों की जहाँ से व्यापार होता था, जैसे मेसोपोटामिया की ये सारी मुद्राएं भी हमें मिली हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि तांबा राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, अन्नागार कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है। तो हमें विशाल अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। चाहे आपसे विशाल स्नानागार पूछे चाहे विशाल अन्नागार पूछे, हमारा आंसर मोहनजोदड़ो ही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली और महान साम्राज्य था, उसका नाम विजयनगर साम्राज्य था। उसकी स्थापना करते हैं हरिहर एवं बुक्का। और विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे पहले वंश आता है उसका नाम है संगम वंश, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का दोनों के पिता का नाम क्या था, संगम, और उन्हीं के नाम पर संगम वंश की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि कमल महल कहाँ अवस्थित है। तो जो कमल महल है ये विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, वहीं पर ये कमल महल स्थित है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अमुक्तमाल्यद, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अमुक्तमाल्यद किसने लिखा था। तो हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के ही तुलु वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है कृष्णदेवराय, ये तुलु वंश से थे, ठीक है, और इन्होंने ही अमुक्तमाल्यद लिखा था जो कि तेलुगु भाषा में था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया। तो हम लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ेंगे उन्हें और अच्छे से ध्यान होगा कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले उसमें आया था संगम वंश, उसके बाद आता है सुलु वंश, उसके बाद आता है तुलु वंश, उसके बाद आता है अराविडु वंश। हालांकि अराविडु वंश उतना प्रभुत्वशाली नहीं था, लेकिन उसको भी काउंट किया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस्ट, निकोलो कोंटी और बर्नियर। तो देखिए ये शुरू में जो तीनों नाम दिया है ये विजयनगर की यात्रा करने आए थे, लेकिन जो बर्नियर था वो इससे संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर पूछा है कि कौन नहीं आया है, तो बर्नियर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है। तो मुंतखब उल लुबाब ये रचना है खाफी खां की, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है। तो इकबाल ए जहांगीरी के लेखक है मुतामिद खां, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए पूछ रहा है कि उसर क्या है। तो उसर एक तरह से क्या होता था, भूमि कर होता था, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। आगे के प्रश्न में कह रहा है कि बख्तियार खिलजी कौन था। तो बख्तियार खिलजी क्या था, सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके इसको पूरी तरह से इसने जला दिया था। देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे के प्रश्न में कह रहा है कि 1900 यहाँ पे देखिए पहले कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया, यानी पारित हुआ। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है ये कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में इसको पारित किया गया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है 1915 में किसकी स्थापना हुई। तो 1915 में स्थापना होती है हिंदू महासभा की। ये हमने पीछे के प्रश्नों में भी देख लिया। देखिए एक ही एग्जाम में एक क्वेश्चन को कैसे पलट कर दोबारा पूछा हुआ है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर देखिए 1915 में किसकी स्थापना हुई। तो 1915 में स्थापना होती है हिंदू महासभा की। ये हमने पीछे के प्रश्नों में भी देख लिया। देखिए एक ही एग्जाम में एक क्वेश्चन को कैसे पलट कर दोबारा पूछा हुआ है। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर देखिए
यहाँ पे कह रहा है कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था। तो देखिए यहाँ पे बोला है अकाली दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी और हिंदू महासभा। तो देखिए इसमें से चारों ऑप्शन में से सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया है फॉरवर्ड ब्लॉक का, लेकिन उन्होंने 1924 में नहीं बल्कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो इसमें से हमारा आंसर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये स्वराज पार्टी भी है इसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इसमें से हमारा अभी तो मैं कोई भी आंसर नहीं लगा। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग ऑप्शन में मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, मार्च 1946 में, और उसमें 3 सदस्य थे जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन में सम्मिलित हैं। तो हमसे पूछा है कि कौन नहीं थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेवल। ये तो बाद में आए थे, ठीक है, तो ये पहले आए थे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो हमें पता है कि महात्मा गांधी कब आते हैं, 1915 में 9 जनवरी को आते हैं ना, इसलिए हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। हिंद स्वराज किसने लिखा। तो हिंद स्वराज लिखा था महात्मा गांधी ने, इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज को लिखा। कर अगला प्रश्न में कि सर की उपाधि किसने वापस की। देखिए ये सर क्या होता था, एक तरह से उपाधि होता है, जैसे राय की उपाधि, सर की उपाधि ऐसे दी जाती थी। तो ये उपाधि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी और महात्मा गांधी ने अपने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो हम पढ़ते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर को क्या किया जाता है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। और इसी समय हम लोग उस समय घोषणा किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 से हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये भी डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए आप लोग अगर मंथ याद नहीं रखिएगा तो कितना ऑप्शन दिया है, जैसे मार्च सब में दिया है, लेकिन आप लोग को सन और मंथ दोनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस, क्योंकि कांग्रेस के सारे सदस्यों ने क्या दे दिया था, इस्तीफा। और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उस समय उन्होंने बिना यहाँ के लोगों से पूछे यहाँ के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए थे। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, अपने पद से पूरा वहाँ के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। उसी दिन इन्हों लोग मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी स्थित है गुजरात राज्य में। गांधी जी ने यहीं पर क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। और ये दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च से और ये पहुंचा था 5 अप्रैल को, लेकिन इस नमक कानून को तोड़ा गया 6 अप्रैल को। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का ये पहले भारत में आंदोलन था जिसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। कह रहा है अगला प्रश्न कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दिसंबर 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। पूछ रहा है प्रश्न में कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1942 में। देखिए 8 अगस्त के रात को ही जब इसकी घोषणा की गई, तो 8 अगस्त को रात को ही क्या किया गया, सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया ऑपरेशन जीरो द्वारा। और इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। और 9 अगस्त को ये आंदोलन एक तरह से जन आंदोलन बन के शुरू हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अगर आप लोग से पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप लोग 8 अगस्त ही लगाइएगा। कह रहा है कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोनों वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 38 में वो हरिपुरा अधिवेशन और 39 में त्रिपुरा अधिवेशन। तो इन दोनों को याद रखिएगा। कर है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जिस दल की सरकार थी उसका नाम था लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के ही थे। तो इनका भी नाम हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली। किस पार्टी से? तो लेबर पार्टी से थे। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था? तो हम लोग पढ़े हैं कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध ये था खिलाफत आंदोलन से। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न में देखिए क्या, जो कि ये कब हुआ था? 1919 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आखिर में ये खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे उनको क्या किया था? अंग्रेजों ने उनके पद से हटा दिया था। इसलिए वहाँ के मुसलमानों ने तो इसका विरोध किया ही, साथ ही भारत के मुसलमानों ने भी क्या किया? अंग्रेजों के इस कार्य का विरोध किया था। और खलीफा जो कि इस्लाम धर्म के हेड माने जाते हैं, इसलिए सभी मुसलमानों ने मिलकर इस आंदोलन का समर्थन किया और इसमें भाग लिया था। भारत में गांधी जी इस आंदोलन के बहुत हद तक क्या थे? सहयोगी थे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहे कि टू नेशन थ्योरी किसकी थी? तो जो टू नेशन थ्योरी थी वो थी मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है, और पूछेगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? तो 1919 में हम लोग पढ़े हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू एक तरह से क्या है? वो भारत का सचिव है और जो चेम्सफोर्ड है ये वायसराय है उस समय। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भी पूछता है, तो उसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? देखिए तो पूछ रहा है कि गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनानी कला। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य में न्यायिक अधिकारियों को हम लोग धर्माधिकारीन और राजुका कहा जाता था। जैसे जो धर्माधिकारीन होते थे वो राजधानी के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे, और जो राजुका होते थे वो न्याय प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राजुक हो जाएगा। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि पर्ण किस धातु का सिक्का था? तो जो पर्ण है एक तरह से चांदी का ये सिक्का होता था जिसको हम लोग पर्ण कहते थे। और मौर्य साम्राज्य में पर्ण का भी बहुत ज्यादा उपयोग होता था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो हुआ है राजगिरी में। कहाँ हुआ है? राजगिरी। दूसरा हुआ है वैशाली में, तीसरा हुआ है पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ है कुंडलग्राम में, कश्मीर के कुंडलग्राम में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कब कब हुआ है? तो ये भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। एक हुआ है 483 में, दूसरा हुआ है 383 में, दूसरा हुआ है 383 में, तीसरा हुआ है 251 ईसा पूर्व में, और चौथा हुआ है पहली शताब्दी में। तो जरूर आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सूती वस्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो हमसे पूछा है कि सूती वस्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर क्या होगा? उरई-उर। ये सबसे ही महत्वपूर्ण स्थल था उरई-उर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वीणा बजाते हुए किस किस वीणा बजाते हुए कहाँ गया? वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो ये होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, इन्होंने वीणा बजाते हुए अपने सिक्का जारी करवाया था। अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि फाहियान कौन था? तो फाहियान क्या है? एक तरह से चीनी तीर्थ यात्री था। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए 68 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो आयु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा
संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था में आयु को 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए इसमें ब्रह्म विवाह भी सही माना जाता है, देव विवाह भी सही माना जाता है, प्रजापत्य विवाह भी सही माना जाता है, लेकिन असुर विवाह सही नहीं माना जाता है। तो हमारा आंसर यही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो देखिए यहाँ पुरुष सूक्त का उल्लेख है, ये वर्णन है ऋग्वेद में। इसका वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। कह रहा है कि संसव किस धातु से बना सिक्का था। तो ये सोना से बना सिक्का था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो हम देखते हैं कि मुगल चित्रकला जो कि जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर थी। हालांकि शुरुआत अकबर के समय हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास चित्रकला का जहांगीर के समय ही होता है। देखिए कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। तो हम लोग जानते हैं कि अकबर का समकालीन इतिहास कौन था, बदायूनी था। और जो ये इब्न बतूता है यह जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहेगा ये उस समय आता है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि तबकात अकबरी किसकी रचना है। तो ये रचना है निजामुद्दीन अहमद का। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे कह रहा है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। तो देखिए ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, जो कि मुगल वंश से संबंधित थे। लाल किला भी, जो दिल्ली का लाल किला है, वो भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है, ये भी मुगल वंश से संबंधित है। कुतुब मीनार, देखिए जो कुतुब मीनार है इसकी शुरुआत, बनाने की शुरुआत कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, लेकिन इसको पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत के ये वंश जिसका नाम होता है गुलाम वंश, इसके शासक करवाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार। हुमायूं का मकबरा भी हमीदा बानो बेगम द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसमें पूछा था कि कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 6 जनवरी 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि रामानंद के गुरु कौन थे, कबीर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है। तो देखिए बहुत सारे सिलसिला हुआ करते थे सूफी संतों की, उन्हीं से संबंधित पूछा है कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है। तो इनका संबंध है सुहरावर्दी सिलसिला से। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ चारों सिलसिला का नाम दिया है, ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित है, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। तो देखिए जहाँ सूफी संत रहते थे उनको कहा जाता था खानकाह। क्या कहा जाता था, खानकाह। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है। तो विजयनगर के से संबंधित है, उसका नाम क्या है, हम्पी। अब देखिए ये हम्पी जो नाम पड़ा था वो विजयनगर साम्राज्य के पंपा देवी के नाम पर पड़ा था ये हम्पी। अगला प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। तो 14 नवंबर हम सब लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, एक तरह से बाल दिवस मनाते हैं, और वो मनाते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके 4 वर्ष के बाद 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन दिया है 1855 ईस्वी में। और इसका जो नेतृत्व किए थे वो सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, इन चारों लोगों ने किया था। खासकर सिद्धू और कान्हू का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान
जय किसान। तो इसको भी आप लोग नारा को जरूर याद करके जाइएगा। जैसे यहाँ पूछा है, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो नारे से भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आप लोग सारे नारे को एक बार जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है, जीरादेई में, सीवान के जीरादेई में हुआ था। जो लोग सीवान से होंगे वे लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और इनका जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 1884 में 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था सीवान के जीरादेई में। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1885 में कांग्रेस की इससे भी पहले एक प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो हमें पता है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ है वो हुआ है 5 मार्च 1931। तो इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो वो ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगले देखिए क्या कर रहा है कि कितने गोल में सम्मेलन हुए थे। तो ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 5। तो देखिए टोटल गोल में जो सम्मेलन हुआ था उनकी संख्या थी 3। एक हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में, जिसमें कांग्रेस ने केवल एक ही गोल में सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से खासकर महात्मा गांधी गए थे। और देखिए ये जो तीनों गोल में सम्मेलन हुआ था, वो जो समस्याएं थी उनके समाधान हेतु जो सुधार करने के लिए इसके लिए लाया गया था, लेकिन ये तीनों गोल में सम्मेलन उतना सफल नहीं हो पाया। और तृतीय गोल में सम्मेलन के बाद तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, वे सांप्रदायिक पंचायत भी 1932 में ला देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। तो ये थे कौन, चौधरी रहमत अली। तो ये भी ध्यान हमें रखना होगा, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये छात्र थे और 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के बाद में हुआ है, उसका नाम क्या है, 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था। और ये खेड़ा जो जगह है ये भी गुजरात में ही है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें कांग्रेस 2 गुटों में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि हमें जो अपनी मांगे करनी है वो तीव्र करके, चाहे प्रत्यक्ष रूप से मांग किया जाए, अंग्रेजों का विरोध करके। लेकिन जो नरम दल वाले थे वो केवल अपने प्रार्थनाओं द्वारा ही अपने बातों को मनवाना चाहते थे। तो इस प्रकार गरम दल के लोग कभी भी नरम दल के लोगों का समर्थन नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो हम लोग पढ़े हैं कि अकबर का संरक्षक कौन है, बैरम खां। क्योंकि अकबर बहुत कम आयु में ही क्या बनता है, शासक बनता है। तो 14 वर्ष की आयु में लगभग, उसके बाद से बैरम खां उसके मतलब शासन को संभालते हैं। तब अकबर जाकर एक तरह से आगे का जो भी डिसीजन होता है उसको संभालने में सक्षम हो पाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जहांगीर कब शासक बना। तो हम लोग देखते हैं कि जहांगीर 1605 में शासक बनता है। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर शासक बनता है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है। तो जो नूरजहां का संबंध है उसका संबंध है जहांगीर से। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो देखिए ये जो चौसा का युद्ध है ये हुआ है 1539 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और 1540 में होता है कनौज, या फिर उसको बेलग्राम के युद्ध भी हम लोग कहते हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो हम लोग जानते हैं कि पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। देखिए, पानीपत के 3 युद्धों में सबसे जो पहला युद्ध होता है वो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में होता है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है वो होता है 1556 में, और पानीपत का तीसरे युद्ध होता है तृतीय युद्ध 1761 में। तो ये देखिए, पानीपत का तो प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था, लेकिन हमसे पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा है, तो ये हुआ था 1556 में। अब ये पूछ रहा है कि किसके किसके बीच में, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो अकबर ने किसे हराया था, तो हेमू को हराया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि मुगल काल, अच्छा ये भी जान लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि उस समय भारत में सबसे महत्वपूर्ण मतलब शक्तिशाली मराठे ही बचे थे। और पानीपत के युद्ध में जब उनकी पराजय हो जाती है तो भारत में अंग्रेजों का शासन आसानी से स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये नहीं डिसाइड किया था कि कौन शासन करेगा, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर दिया था कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। यानी लोगों को उम्मीद था कि जब मुगल कमजोर पड़ रहे हैं तो पूरे भारत पर मराठों का ही शासन रहेगा, लेकिन जब मराठे भी हार जाते हैं तो भारत पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार होना भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुगल काल में कृषि को कितने भागों में बांटा जाता था। तो मुगल काल में कृषि को हम लोग देखते हैं 4 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था। तो जो ये दहसाला प्रणाली है ये शुरू किया था अकबर ने। किसने शुरू किया था, तो अकबर ने। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे। तो देखिए, वो भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसको हम लोग कहते थे खालसा। तो देखिए, यहाँ भूमि के प्रकार को भी दिया है, जैसे पोलज, परती, बंजर, चरचर, ऐसे करके यहाँ पे पूछा था ना कि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था, तो 4 भागों में। कह रहा है कि मनसबदारी प्रथा में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया था। तो ये शुरुआत किया था अकबर ने। इसी के समय क्या हुआ था, मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। कह रहा है कि शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था। तो देखिए, जो शेर शाह ने सिक्का जारी किया था वो था रुपया। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए, हमने 2024 में पूछे 100 प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम लोग 2023 में जो भी 100 प्रश्न पूछे रहेंगे उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, और ऐसे करके एक एक वीडियो में हम 2022 से 21 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है उनका एनालिसिस जरूर कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ है तो देखकर बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगर हमें चीज़ों को ज़्यादा समझना है तो हमें टाइम लगेगा ही। चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।